हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु। माय नेम इज विशाल और मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को फिजिक्स। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, हमने इस चैनल पे एक सीरीज शुरू की जिसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं इन वन वीडियो फॉर वन चैप्टर। तो आज की कक्षा में हम लोग जो करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इन वन वीडियो। तो फटाफट बच्चों सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, फटाफट सभी को लोग वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर देंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, सो माय नेम इज विशाल, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईटी मंडी, आई हैव बीन अवार्डेड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल और पिछले 2-2.5 सालों से जेईई और नीट के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। चल ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। तो कह रहा है बच्चों नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देना है इन पांचों केसेस में। पहला केस देखिए, कह रहा है अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। बच्चों कांस्टेंट स्पीड दे दिया। आप सभी को पता है बच्चों नेट फोर्स क्या होता है, एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, राइट। ए क्या होता है बच्चों लोग, ए इज बेसिकली सर ए होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको बोल रखा है कांस्टेंट स्पीड है ना, और रेन पार्टिकल्स जो है रेन ड्रॉप जो है नीचे की ओर गिर रहे हैं, राइट, उनके डायरेक्शन में कोई चेंज तो हो नहीं रही है। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चा लोग, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो dv बाई dt होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा शून्य होगा, यानी कि जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बच्चा लोग, शून्य होगा। ठीक, जब नेट फोर्स ही शून्य है तो इसके कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। समझ गए, क्लियर है। चलिए अगला बी की बात करते हैं। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन अ वाटर। ठीक है, एक ढक्कन है 10 ग्राम का जो कि वाटर पे तैर रहा है। बच्चों वाटर पे तैर रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं सभी लोग। इसका मतलब ये है सर, अगर कॉर्क जो है वाटर पे अगर तैर रहा है ना, इसका मतलब ये है सर कि इसका जितना वजन नीचे की ओर लग रहा होगा, हाँ वेट नीचे की ओर लग रहा होगा, तो उसके वेट के बराबर इसके ऊपर की ओर बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, राइट। बॉयंसी फोर्स और वेट दोनों बराबर हैं तो तभी वो मोशन में नहीं है ना। वर्टिकली मोशन कहाँ कर रहा है भाई, है ना। तो क्या कर रहा है, तैर रहा है आराम से, मतलब कि कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या है सर, जो नेट फोर्स है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो नेट फोर्स है वो शून्य है। नेट फोर्स शून्य है बच्चा लोग, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात सभी को। चलो सी क्वेश्चन देखिए, कह रहा अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। एक काइट को आकाश में बढ़िया से स्टेशनरी रखा गया है, मतलब रेस्ट पे रखा गया है। बच्चे जब रेस्ट पे है, मोशन ही नहीं है, कोई एक्सलेशन ही नहीं हो, क्योंकि रेस्ट पे रखा गया है, राइट। समझ रहे हो बात को, रेस्ट पे रखा गया है, यानी कि रेस्ट पे है, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि देयर इज नो एक्सलेशन, है, कोई मोशन नहीं हो रहा, कोई मोशन नहीं है, मतलब कोई एक्सलेशन नहीं है। एक्सलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चे लोग, जो नेट फोर्स है वो भी क्या है, इसमें भी जीरो है। इस पर भी कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं आएगी। डी की बात करिए, देखिए कह रहा अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से आगे बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया ऑन अ रफ रोड। रफ रोड रहे चाहे कैसा भी रोड रहे बच्चों, फ्रिक्शन भले लग रहा है ना। तो देखो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब फिर से क्या हो गया बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब क्या, dv बाई dt जीरो हो गया। dv बाई dt जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन भी जीरो, एक्सलेशन जीरो, तो फिर से जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फिर से नेट फोर्स जीरो, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी। और फाइनली बात करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की। देखिए कह रहा है अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री है फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फ्री है, मैग्नेटिक फील्ड से भी फ्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता तो फोर्स लगता, मैग्नेटिक फील्ड में रहता तो फोर्स लगता। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, अगेन जीरो है। मतलब कि इन पांचों केसेस में आप लोग देख सकते हैं, इन पांचों केसेस में किसी पे भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स शून्य है सब में सब। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कुछ डिफाइंड ही नहीं होगी जबकि नेट फोर्स जब तक कि जीरो रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आ गया बढ़िया से, किसी को दिक्कत बच्चा लोग, एवरीवन क्लियर है सब कुछ बात। चले आगे, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg, मतलब छोटा सा पत्थर है ना,
इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकते हैं हम लोग। एक पत्थर को हमने वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका, इसका मास है 0.05 kg। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन द पेबल। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है पेबल पर लगने वाला जब इसको हमने अपवर्ड मोशन दिया। जब आपने बच्चा लोग इसको अपवर्ड मोशन दिया है, ठीक है, अपवर्ड मोशन दिया है, तो भाई अपवर्ड फेंको चाहे डाउनवर्ड फेंको, इसमें फोर्स तो केवल एक ही लग रहा है ना, ग्रेविटी वाला फोर्स। समझ में आ रहा बात? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी वाला फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी? देखो ग्रेविटी हमेशा लगती है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी किधर लगती है? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू mg, मास कितना 0.05 और जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, हो जाएगा कितना 0.5 न्यूटन। और किधर लगेगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। किधर लगेगा ये? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपने बताया, डायरेक्शन भी आप सभी को बताना है, राइट। फोर्स के साथ साथ डायरेक्शन भी, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना है। मैग्नीट्यूड होगा 0.5 न्यूटन और डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अब चाहे आपने इसको डाउनवर्ड फेंका, डाउनवर्ड भी आप लोग फेंकते हैं, आप नीचे की ओर भी भले क्यों ना फेंको, नीचे की ओर भी फेंकते हैं, उस कंडीशन में भी भैया उस पर मास तो सेम रहने वाला है, जी की वैल्यू भी सेम रहने वाला है, राइट। तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स फिर से बच्चों mg के बराबर लगेगा, जो कि 0.5 न्यूटन के बराबर होगा। और ये भी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। किधर लगेगा? नीचे की ओर लगने वाला है। समझ गया एवरीवन? किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है भाई, चलिए अब अगर देखिए कह रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरली एट रेस्ट। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटरली क्या है? रेस्ट पे। तो आप सभी को पता है जब ऊपर फेंकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे तो क्या होता है? इसका फाइनल स्पीड क्या होता है? शून्य हो जाता है, उसके बाद गिरना शुरू होता है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो उस कंडीशन पे भी सर, उस कंडीशन पे भी फोर्स जो लगता, उस कंडीशन पे भी फोर्स जो लगता, वो फोर्स कितना लगता सर? इतना ही लगता। कितना लगता सर? mg के बराबर, यानी कि 0.5 न्यूटन के बराबर लगता है। और ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता, ठीक। उसके बाद कह रहा है ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर आप पेबल को 45 हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे अगर फेंकते इसको, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता, जैसे मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट हो गया, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या इसका नेट फोर्स और डायरेक्शन की वैल्यू चेंज होती? नहीं यार, क्यों चेंज होगी भैया? आपने इस डायरेक्शन में फेंका था, मतलब इस एंगल फेंका था, आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है? सर हॉरिजॉन्टल में एक्स में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स 0 है, राइट। तो क्या होगा? नेट फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा, जो कि इसके बराबर ही होगा, यानी कि नो चेंज होगा। अपने आंसर में बच्चे लोग कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? कहानी क्लियर हो गया? ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग? ठीक है, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगती है, तो ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगेगी, चाहे आप ऊपर फेंकिए, चाहे नीचे फेंकिए, चाहे मोमेंटरली रेस्ट पे हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, चाहे 45 डिग्री पे फेंकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक? चला जाए आगे? चलिए भाई चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है 4.3। क्वेश्चन नंबर 4.3 देखिए बच्चा कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। ठीक है, फिर से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है फोर्स का, नेट फोर्स का, स्टोन ऑफ मास जिसका 0.1 kg है। ठीक है, कब कब बताना है? पहला केस देखिए, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। ठीक, एक ट्रेन खड़ा है, उसके विंडो से आपने एक पत्थर को गिरा दिया, पत्थर को गिरा दिया, तो भैया पत्थर को गिरा दिया तो पत्थर पे क्या लगेगा? नीचे की एक ग्रेविटी लगेगी बस। तो उसकी वजह से फोर्स कितना होगा सर? फोर्स हो जाएगा mg के बराबर, मास कितना है 0.1 और जी की वैल्यू 10, कितना हो जाएगा ये? 1 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये बच्चा लोग? दिस विल बी 1 न्यूटन, राइट। यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी हमने बता दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या कोई एक्सीलरेशन होगा इसमें? कुछ एक्सीलरेशन नहीं होगा, राइट। तो भैया आपने ड्रॉप कर दिया कुछ समय के बाद, है ना, जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग। जस्ट आफ्टर ड्रॉपिंग क्या होगा? इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा,
है ना। 36 किलोमीटर पर आवर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो होगा, बट इसके पास एक्सेलरेशन केवल और केवल नीचे होगा, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेशन से मूव नहीं कर रही है। ट्रेन एक्सेलरेशन से बच्चा लोग मूव नहीं कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को बच्चा लोग, है ना। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, तो ये जी नीचे की ओर लग रहा है ना। तो जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड वेलोसिटी रहेगा, बट जी नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स रहेगा सेम रहेगा, कितना, 1 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है भाई, 1 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है बच्चा लोग? किसी को दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत बच्चा लोग? समझ गए सभी लोग? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला सी देखिए, सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको आपने जस्ट ड्रॉप किया, जैसे ही ड्रॉप करेंगे आप सभी लोग, है ना, जैसे ही ड्रॉप करने वाले होंगे, जैसे ही ड्रॉप आप लोग करने वाले होंगे, उसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए इस पर एक फोर्स लगेगा, थोड़ी देर के लिए एक फोर्स लगेगा, जो कि होगा एम ए। कितना होगा? चलो कितना होगा सर? ये होगा एम, मास है 0.1 इंटू 1 यानी 0.1 न्यूटन का, राइट। लेकिन जैसे हम लोग ड्रॉप करेंगे, जैसे हम लोग ड्रॉप करेंगे ना, जैसे मतलब हल्का थोड़ी टाइम के बाद, तुरंत ही ड्रॉप करने के तुरंत बाद ही क्या होगा, ये केवल ग्रेविटी से नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगेगा, अब नेट फोर्स जो लगेगा वो नेट फोर्स होगा भैया क्या, क्योंकि जैसे ही तुमने ड्रॉप किया ना, ये फोर्स 0, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा बस एम जी के बराबर, जो कि हो जाएगा अपने पास 1 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? चलिए उसका क्या है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सीलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन। ठीक है, देखिए आपको कह रहा है कि लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन, ट्रेन के फ्लोर पे लाई कर रहा है। ठीक है, ट्रेन के फ्लोर पे लाई कर रहा है, और ट्रेन पूरा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है। ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है ना। तो कह रहा है कि अब बताइए इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसके जो फोर्स लगेगा बच्चों, है ना, इस पर जो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन ए है, मास है, क्योंकि देखो जमीन पर रखा हुआ है ना, मतलब उसके फ्लोर पर रखा हुआ है। तो जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एम ए, जो कि हो जाएगा 1 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। अब किधर होगा बच्चों? अलॉन्ग द मोशन ऑफ ट्रेन, अलॉन्ग द मोशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन जिधर मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। समझ में आएगी नहीं यार? जिस डायरेक्शन में ट्रेन मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा। क्लियर है? क्योंकि रखा हुआ है, रखे हुए चीज़ पे, है ना, रखे हुए मोशन करता तब उसके ऊपर जी लगता है ना, नेट फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो रखा हुआ है तो एम जी ऊपर लग रहा है, मतलब एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर, इसको बैलेंस कर दिया, तो नेट फोर्स जो लगेगा केवल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि जो वेट एम जी है वो नॉर्मल से बैलेंस हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? सभी कुछ समझ में आ रहा है सबको बच्चा लोग? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर। चलो क्या रहा है कि ऑन वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग, एक पत्थर है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे बांध के रखा हुआ है। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड ऑफ v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। देखो भाई, जब कोई भी पार्टिकल को आप रस्सी से बांध करके सर्कुलर मोशन कराते हैं स्पीड v से, सर्कुलर मोशन कराते हैं स्पीड v से, तो इसके अंदर क्यों लगता है फोर्स? कौन सा सर अंदर क्यों लगता है? सर फोर्स एम वी स्क्वायर बाई जो लेंथ है इसकी एल। अब ये फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा? टेंशन से, क्योंकि टेंशन ही ये फोर्स प्रोवाइड कराता है। दिस टेंशन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जो नेट फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाई एल, जो कि टेंशन टी के बराबर होने वाला है। ठीक है, किसके बराबर होगा? टेंशन टी के बराबर होगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं आप सभी लोग, तो पार्टिकल के ऊपर टेंशन टी के बराबर फोर्स लगेगा। अगर ऑप्शन में यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई एल रहता तो वो भी आंसर हो जाता। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। तो टेंशन जो है किधर रहेगा? टेंशन जो है अपना इसके अंदर की ओर लगता है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द टेंशन हियर। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्यों चला जाए, क्वेश्चन नंबर 4.5 आप सभी की स्क्रीन पे देखिए क्या रहा है, बहुत अच्छा सवाल है ना, कुछ दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस बहुत बेसिक सा सवाल है ना। देखिए क्या रहा है कि अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। ठीक है, मतलब एक 20 kg का मास है जो कि शुरुआत में u इजिकल टू 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अब आपने इसके ऊपर लगा दिया रिटार्डिंग फोर्स, मतलब आपने फोर्स इधर लगाया होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा, रिटार्डिंग मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, हाँ, तो कितना समय के बाद बॉडी रुक जाएगी हमारी, है ना। तो बात सही है भाई, आपका वेलोसिटी शुरुआत में इधर था, आप फोर्स लगा रहे हो तो कहीं कुछ देर के बाद जाकर के रुक जाएगी। तो देखो रुक जाएगी मतलब आपसे टाइम पूछा था, आप सभी को पता है बच्चों v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है कि नहीं होता। रुक जाएगी तो v क्या होगा सर 0, u दे रखा है आप सभी को, और एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन सर होगा नेगेटिव क्योंकि रिटार्डेशन करवाएगा -80। तो आपसे टाइम पूछा है, टाइम इजिकल टू हो जाएगा u बाई ए। अब ए कैसे निकलेगा, तो ये आप सभी लोग जानते हैं बच्चों लोग, फोर्स आपने कितना अप्लाई किया F अपॉन में मास, ठीक, फोर्स आपके पास बच्चों 50 और मास है आपके पास 20 का, तो हो जाएगा 2.5 का, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आप सभी के पास क्या बच्चा लोग, ये है आप सभी के पास एक्सेलरेशन। और टाइम निकाल लीजिए, तो टाइम हो जाएगा बच्चों u, 15 मीटर पर सेकंड का आपके पास u है और 2.5 का एक्सेलरेशन है, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 6 सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 6 सेकंड का टाइम हो जाएगा, 6 सेकंड के टाइम में ये जा करके रुक जाएगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत है एवरीवन, जल्दी बताएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा लोग, क्लियर है, चलिए चलो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4.5 हो गया, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4.6 देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड। ठीक है, तो एक कांस्टेंट फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, 3 kg का बॉडी है ना, तो जिसका स्पीड इसने 2 से 3.5 मीटर पर सेकंड तक चेंज कर दिया 25 सेकंड में। तो कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज, और बॉडी का जो मोशन है वो डायरेक्ट चेंज नहीं होता, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपसे पूछ रखा है, ठीक है, कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। एवरीवन विल ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी सभी लोग ट्राई करेंगे, सारे के लोग ट्राई कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, न्यूटन के सेकेंड लॉ पे क्वेश्चन, जो लिटरल न्यूटन का सेकेंड लॉ है उस पर क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे एवरीवन। ठीक है, समझ में आ रहा है एवरीवन, चलो ठीक है। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास एक 3 kg का मास था, है ना, 3 kg का मास था, शुरुआत में u इजिकल टू 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। ये फोर्स, इस फोर्स ने क्या किया, ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, फोर्स ने उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं किया, अर्थात फोर्स भी इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसने क्या किया, चेंज कर दिया इसकी वेलोसिटी को 3.5 मीटर पर सेकंड कर दिया। कितना टाइम लगा, डेल्टा टी जो लगा बच्चों 25 सेकेंड। ठीक, तो कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन अनचेंज, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। भैया आप सभी को पता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो फोर्स होता है सब दिस इज इक्वल टू dp बाई dt, क्या ही न्यूटन के सेकेंड लॉ ने यही बोला था लिटरल में, ठीक है, F बराबर m में, तो इसका डेरिवेटिव होता है ना। चलिए तो dp यानी कि d बाई dt, और मोमेंटम क्या है भाई mv, मोमेंटम क्या है अपने पास mv है, मास बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा भाई dv बाई dt, क्या हो जाएगा dv बाई dt, राइट। चलिए तो m को बाहर कर देंगे क्योंकि मास कांस्टेंट है, dv बाई dt, चेंज इन द वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी कितना हुआ बच्चों लोग, 3.5 था, मतलब 2 था 3.5 हो गया, यानी चेंज कितना हुआ 1.5 का। और कितना टाइम में चेंज हुआ, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू चेंज, सर ये 25 सेकंड का टाइम लगता है, राइट।
तो मास दे रखा आप सभी को 3, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 25। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा सर 4.5 डिवाइड बाई 25, तो डिवाइड कर देंगे 25 से कम 25, 20, 25 8 200 है ना। तो 0.18 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 0.18 न्यूटन का फोर्स लगेगा बच्चे लोग। और किस डायरेक्शन में लगेगा, तो सर डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगेगा। क्लियर है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, क्योंकि भैया मोशन की डायरेक्शन में कोई चेंज ही नहीं है। मतलब मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं है, मतलब उसी डायरेक्शन में उसने सपोर्ट किया होगा, फोर्स को सपोर्ट किया होगा, मतलब फोर्स ने उसके मोशन को सपोर्ट किया होगा, तभी तो उसकी स्पीड बढ़ रही है भाई। समझ में आ गया पूरी कहानी, क्लियर है, बढ़िया सवाल था। चलो आगे चला जाए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर देखिए चलते हैं क्या कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो देखो कह रहा है कि 5 kg का पिंड है, इसके ऊपर 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। चलो एक परपेंडिकुलर फोर्स इस पे मान लो इधर खींच रहा है कितना 8 न्यूटन से, एक इसको खींच रहा है किधर 6 न्यूटन से, राइट। ज़रा देख सकते हैं आप सभी लोग, 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं है ना, जिनके बीच का एंगल कितना भैया 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये निकाल लो नेट फोर्सेस के ऊपर कितना लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो इनका नेट फोर्स निकाल लीजिए, तब तो जाके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे ना। आप सभी को पता है एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप सभी को क्या चाहिए सर, एफ नेट चाहिए, तब तो मास से डिवाइड करके निकाल पाएंगे एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स निकाल लीजिए। नेट फोर्स का फार्मूला याद करो, पढ़ाया है मैंने किसमें, मोशन इन अ प्लेन में पढ़ाया था। क्या फार्मूला पढ़ाया था सर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, 2 फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो F1 कितना 8 स्क्वायर, F2 कितना भैया 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 और कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट है। चलिए ये पूरा माल गया। ठीक है, बचा क्या अपने पास, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि हो जाएगा बच्चों 100 का अंडर हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी जो नेट फोर्स लगेगा कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। कितना आप लग रहा है भैया 10 न्यूटन का, राइट। तो नेट फोर्स अब किधर लगेगा भैया, एक ऊपर खींच रहा है किधर खींच रहा है, यानी नेट फोर्स जो इधर न कहीं इधर लगेगा, कितने एंगल पे लगेगा वो निकाल लीजिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो tan थीटा होता है, ये tan थीटा क्या होता है भाई, y/x होता है ना। तो y वाला फोर्स कितना है, y में 8 है, x में कितना है 6 है, यानी कि हो जाएगा 4/3। यानी थीटा कितना हो गया भाई, थीटा हो गया सर अपने पास 53 डिग्री। थीटा कितना हो गया भाई 53 डिग्री। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। यानी कि 6 न्यूटन वाले फोर्स से 53 डिग्री पे फोर्स लग रहा है। 6 न्यूटन वाले फोर्स से 53 डिग्री पर जो हमारा नेट फोर्स लग रहा है। ठीक, नेट फोर्स हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन में मास। नेट फोर्स हमारा आ गया 10, मास अपने पास 5, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एंगल लिखेंगे एट अ एंगल ऑफ कितना 53 डिग्री फ्रॉम 6 न्यूटन फोर्स। ठीक है भाई, 6 न्यूटन के फोर्स से 53 डिग्री पे लग रहा है ये एक्सेलरेशन। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 6 न्यूटन से 53 डिग्री पर है तो ये वाला कितना होगा सर, ये हो जाएगा 37 डिग्री, राइट। कितना हो जाएगा 37 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं एट 37 डिग्री फ्रॉम 8 न्यूटन फोर्स। 8 न्यूटन के फोर्स से 37 डिग्री के पे एक्सेलरेशन होने वाला है। कहानी समझ में आ गया एवरीवन, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, कर सकते हैं सभी लोग, हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए, है ना। किसी को कोई दिक्कत होता है राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चा लोग, चलिए ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में बच्चा लोग देखिए 4.8 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है विदाउट एनी डिले। ठीक है, चलो सही बात है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है द ड्राइवर ऑफ अ 3 व्हीलर मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle?
द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है कि एक थ्री व्हीलर, एक ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चला रहा था 36 किलोमीटर पर आवर से, 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इनिशियल स्पीड से वो बाइक अपना ऑटो चला रहा था। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया जाए तो हो जाएगा बच्चों 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ऑटो चला रहा था। उसने अचानक से देखा कि रोड के बीचों बीच एक बच्चा पड़ा हुआ है। ठीक है, रोडों के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा है, तो उस बच्चे को बचाने के लिए उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया गाड़ी पर। तो उस ब्रेक के लगाने के बाद जो गाड़ी है उसका 4 सेकंड में रेस्ट पे आ गया। 4 सेकंड पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 आ गई। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए ज़रा उसके द्वारा टोटल कितना रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया। ठीक है, फोर्स कैसे निकलेगा भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन अपने को पता हो जाए तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फोर्स आप सभी को पता है भैया, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। चलो हम लोग जानते हैं बच्चों v² या फिर v = u + at जानते हैं क्या, सर जानते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, रुक गया तो 0 = इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, एक्सेलरेशन शुरुआत का कितना है ये निकालना है, और रिटार्डिंग है, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है ना, तो -a इंटू टाइम कितना लगा 4 का। तो एक्सेलरेशन आप लोग देख सकते हैं बच्चों 10/4 आ जाएगा, जो कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होगा। कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होगा। दिस विल बी द रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, राइट। नाउ व्हाट इज द फोर्स जो कि उसने अप्लाई किया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो बच्चों फोर्स = आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ma। अब देखो मास किसका है, गाड़ी का है, प्लस में गाड़ी के ऊपर एक ड्राइवर भी बैठा हुआ है। तो टोटल मास देखो हो जाएगा 400, ये तो हो गया थ्री व्हीलर का वेट, और उसके बाद उसके ऊपर आदमी बैठा 65 kg का, इंटू इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.5। तो दिस विल यू गिव द बच्चा लोग रिटार्डिंग फोर्स, क्या दे देगा ये, रिटार्डिंग फोर्स दे देगा। ठीक है, ये हो जाएगा 465 इंटू 2.5। ठीक है, 465 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखो कितना आता है 465 में 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है चलो 1162.5 न्यूटन, यानी इतना का रिटार्डिंग फोर्स उसने लगाया था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अभी जो एक्सेलरेशन है अपने पास ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। ठीक है बच्चे लोग, आसान सवाल था, किसी को दिक्कत यहाँ तक, बढ़िया सवाल था ना। हो जाएगा एवरीवन, जल्दी बताएंगे सभी लोग, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अ रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड अपवर्ड विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट। मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक रॉकेट है अपने पास, ठीक है, ये रॉकेट है जिसका लिफ्ट ऑफ मास कितना दे रखा है 20,000 kg। ठीक, इसको क्या किया जाता है बच्चों, ब्लास्ट करके एक ऊपर की ओर थ्रस्ट दिया जाता है। इस थ्रस्ट की वजह से क्या किया इसने, थ्रस्ट की वजह से ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर पकड़ लिया। कितना पकड़ लिया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर पकड़ लिया। एक बात बताइए, इस थ्रस्ट ने कितना एक्सेलरेशन दिया होगा, 5 का नहीं। देखो अगर अपने पास थ्रस्ट वगैरह नहीं रहता तो ये रॉकेट किधर आता, नीचे की ओर आता, कितना से, ग्रेविटी जी की वैल्यू कितना होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू से नीचे आती। लेकिन आपने सर इतना थ्रस्ट दे दिया कि उसने 9.8 को भी ख़त्म कर दिया, और 9.8 को ख़त्म करने के बाद ऊपर की ओर 5 का भी दे दिया। यानी ओवरऑल इसने, अगर थ्रस्ट की मैं बात करूँ तो थ्रस्ट ने टोटल एक्सेलरेशन कितना दिया सर, 9.8 को भी ख़त्म किया होगा उसने, उसमें प्लस में 5 और एक्स्ट्रा दे दिया, तो 9 5 14.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे दिया इसने। समझ में आया कि नहीं आया। तो जो थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट मतलब होता है बच्चों बेसिकली फोर्स, है ना, धक्का। थ्रस्ट मतलब धक्का, ब्लास्ट से कितना धक्का मिला उसको, तो ये हो जाएगा बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आप सभी पता है बच्चों 2 × 10⁴ है, और 14.8 ये भी हो जाएगा। आज से भी दिख रहा है 8 2 16, 14 28 29, 2.96 × 10⁵ न्यूटन का ये धक्का दे देगा। 2.96 × 10⁵ न्यूटन का क्या हो जाएगा, ये धक्का दे देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है एवरीवन, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है एवरीवन, क्लियर है पूरी कहानी, है ना। आसान सवाल था भैया, ब्लास्ट ने उसको धक्का दिया,
तो मतलब इसने ग्रेविटी को भी ओवरकम किया था। ग्रेविटी को ओवरकम किया मतलब ग्रेविटी जो 9.8 की जो वैल्यू है उसको भी उसने ओवरकम करके ऊपर की ओर धक्का दिया, यानी 9.8 में 5 को और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप सभी के स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, ठीक है, मास दे रही है 0.4 kg, मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्ट। मतलब शुरुआत में एक बॉडी था जो कि नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड के, ये हो गया ऊपर नॉर्थ, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ फॉर द 30 सेकेंड। अब इसके ऊपर 30 सेकेंड तक एक फोर्स लगता है साउथ डायरेक्शन में 8 न्यूटन का, मतलब इसके अपोजिट में लगता है 8 न्यूटन का फोर्स। कितनी देर तक बच्चा लोग, 30 सेकेंड तक लगता है। कितने देर तक लगता है, 30 सेकेंड तक। ठीक है, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी 0, t is equal to 0 and the position of the body at that time to be x equal to 0 and predict its position at t is equal to -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 100 सेकेंड। मतलब सिंपल सा बात समझो कि ये बॉडी अभी यहाँ पे जा रही थी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की ओर जा रही थी। इस पर्टिकुलर टाइम पर इसको मैंने बोल दिया टाइम t इज इक्वल टू 0, पोजिशन मैंने बोल दिया x इक्वल टू 0। ठीक, अब इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और 30 सेकंड का लगा दिया, 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड तक लगा दिया साउथ डायरेक्शन में नीचे की ओर। तो कह रहा है t इज इक्वल टू -5 सेकंड पे इसका क्या बताना है आप सभी को, पोजीशन बताना है। t इज इक्वल टू -5 सेकंड पोजीशन, यानी कि t इज इक्वल टू -5 मतलब क्या समझ रहे हो सर, मतलब फोर्स देखो t इज इक्वल टू 0 पे लगा, -5 की बात करो, मतलब वो फोर्स लगाने से 5 सेकंड पहले, फोर्स लगाने से 5 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, तो 5 सेकंड पहले कहाँ चला गया होगा भाई, 5 सेकंड पहले कहाँ चला गया बताओ। तो सर आप लोग देख सकते हैं कि पहला की अगर बात करते हैं हम लोग t इज इक्वल टू -5 सेकंड पे अगर बात किया जाए तो सर फोर्स नहीं लगा है, अभी कोई फोर्स नहीं है, अभी सिंपल सा अपना कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नॉर्थ की ओर। ठीक है, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है बच्चा लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को निकाल लेना है क्या, अपना स्पीड निकाल लो, मतलब पोजिशन निकाले। एक्स इज इक्वल टू आप सभी को पता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है। ठीक, u कितना है, u है अपने पास 10 का और टाइम लगा दिया -5 प्लस ई एक्सीलरेशन तो 0 है, तो हो जाएगा बच्चा लोग -50 मीटर, यानी कि अभी कहाँ होगा, -50 मीटर होगा, t इज इक्वल टू -5 सेकेंड पे। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे। अब 25 सेकेंड, अब देखो t इज इक्वल टू 0 है, फोर्स लगना शुरू हुआ है, यानी कि इसके ऊपर क्या आया होगा, एक एक्सेलरेशन आया होगा, राइट। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगी सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी सर फोर्स अपॉन में मास। फोर्स लगाया आपने 8 न्यूटन का और 30 सेकंड लगा है, यानी 25 सेकंड तक बात करो, मतलब अभी फोर्स लग ही रहा है, फोर्स अभी तक लग ही रहा है, तो फोर्स 8 न्यूटन का लग रहा है और मास इसका 0.4 है। तो आप लोग देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन होगा बच्चे लोग कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन क्या होगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और ये एक्सेलरेशन किधर होगा सर, ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, क्यों सर, क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। चलिए अब t इज इक्वल टू 25 सेकंड में पोजीशन निकाल लीजिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, आप लोग फार्मूला जानते हैं। प्रारंभिक वेग इनिशियल स्पीड कितना था 10, 25 सेकंड टाइम बोला है आपने, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपने बोला सर -20 और टाइम आपने बोल दिया कितना 25 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर दीजिए इसको, 25 इंटू 10 250 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा -6250, कितना हो जाएगा चलो 6250, यानी बेसिकली वी कैन सी दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी -6000 मीटर या फिर -6 किलोमीटर, है ना। तो टाइम t इज इक्वल टू 25 सेकंड पे कहाँ होगा ये सर, -6 किलोमीटर पे होगा। कहानी क्लियर है, क्लियर है, किसी को दिक्कत बच्चा लोग, पूरी कहानी क्लियर होगी, समझ में आ रहा सब कुछ, ठीक है। चलिए सी पोर्शन की बात करते हैं। सी पोर्शन देखिए कह रहा है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है, क्यों सर, क्योंकि देखो कह रहा है टाइम t इज इक्वल टू 100 सेकंड। देखो यार फोर्स तो आपने लगाया कहाँ तक, फोर्स तो आपने लगाया था सर 30 सेकंड तक ही फोर्स लगाया आपने, ठीक है, 30 सेकंड तक फोर्स लगाया था, 30 सेकंड तक खेल अलग होगा और 30 से फिर 100 तक खेल अलग होगा। तो इसको हम लोग बात कर लेते हैं जब टाइम हमारा 0 से 30 सेकंड के बाद है और जब हमारा टाइम 30 से 100 सेकंड तक है तब निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो जब टाइम हमारा 0 से 30 सेकंड तक है तब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है
और फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी मैंने बताया कितना है, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, राइट। तो देखो पहला इसमें निकाल लो कि इसमें 0 से 30 सेकंड में कितना इसका वो हुआ है, कितना इसका पोजीशन है, क्या पोजीशन है जरा निकाल लीजिए। तो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का, ठीक है बच्चा। u कितना है इसका, स्पीड है 10 का, टाइम ले लिया आपने सर 30 सेकंड का, प्लस आधा एक्सेलरेशन आप बोल रहे हो -20 और टाइम बोल रहे हो आप लोग 9, मतलब 30 का स्क्वायर यानी कि 900, ठीक। ये हो गया 300 और ये हो जाएगा बच्चे लोग कितना 9000, दिख रहा है ना, 10 हो जाएगा 9000, 9000 में से 300 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चे लोग -8700 किलोमीटर, सॉरी मीटर, -8700 मीटर, ठीक है। मतलब कि 0 से 30 सेकंड में इसका कितना हुआ, -8700 मीटर, ठीक। चले अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर अगला दूसरा केस में बात करते हैं, जब अपने पास 30 से 100 सेकंड पे गया तब फोर्स तो हट गया, क्योंकि फोर्स तो 30 सेकंड तक ही अप्लाई हुआ। तो भैया अगर फोर्स हट गया, फोर्स अगर 0 है तो यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इस केस में आपको निकालना पड़ेगा क्या, इस केस में आपको निकालना पड़ेगा पोजीशन, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो भैया ये क्या हो जाएगा, आप सभी का फिर से लगा लेंगे फार्मूला, यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे लेकिन 30 सेकंड के बाद इसका स्पीड कुछ आ जाएगा, vt आ जाएगा, vt प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये चीज़ तो गया 0, क्यों सर, एक्सेलरेशन 0 है तो h2 कितना हो जाएगा, चलो vt हो जाएगा, ठीक। अब v निकाल लीजिए कि जब 30 सेकंड में फोर्स खत्म हुआ तब उस समय उसका कितना फाइनल स्पीड था। तो आप सभी को पता है v = u - 80, u था आपका पास 10 सेकंड का, मतलब 10 मीटर पर सेकंड का, एक्सेलरेशन आपके पास कितना है चलो 20 का, और टाइम आपने देखा 30 का। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 2 600, 600 में से 10 जाएगा तो बच्चा लोग कितना हो जाएगा, -590 मीटर पर सेकंड, राइट है। तो आपके पास स्पीड कितना है ना, जैसे ही फोर्स हटा 30 सेकंड के बाद आपके पास स्पीड कितना आ गया, -590 मीटर पर सेकंड का, यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा -590, और टाइम कितना लिया आपने, 70 का टाइम लिया, गुणा कर दीजिए 0 0 9 7 63 7 5 35 और 6 41, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों कितना, 41,300, 41,000 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। और ये 8,700 है, 41,300 या 8,700। आपको बोला है कि, आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि सर टोटल डिस्टेंस बताइए, क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा t = 100 सेकेंड के केस में जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा वो, चलो टोटल डिस्टेंस ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो होगा ये सर होगा s1 + s2 के बराबर। क्या होगा भाई, दिस विल बी बच्चे लोग s1 + s2। s1 कितना है भैया, s1 आ गया मेरा 8700, और s2 आपने बोला ये आ गया सर 41,300। दोनों को जोड़ देंगे तो 0 0 7 3 10 8 1 9 1 10 4 1 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 50,000 मीटर, या फिर यू कैन सी माइनस का 50 किलोमीटर, कितना आ जाएगा, माइनस का 50 किलोमीटर हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया पूरी कहानी, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा लोग, ठीक है। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत नहीं हो रही ना, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा, है, बढ़िया सवाल था, ट्रिकी सवाल था, ट्रिक आना चाहिए था इसमें तुमको, है ना। इसमें आप सभी को ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए थी कि कैसे आप सभी लोग आप ब्रेक कर सकते हैं टाइम को, है ना। 0 से 30 सेकंड और 30 से 70 सेकंड में क्या खेल हो रहा है ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। समझ में आ गया तो आगे चला जाए, चलो चले आगे, चलिए सर बिल्कुल आगे चलिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 4.11, है ना। देखिए क्या कह रहा, अ ट्रक, एक ट्रक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। एक ट्रक है जो कि इनिशियल स्पीड इसका कितना है, 0 है, और इसको एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एट टाइम t = 10 सेकंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्रक, जो कि 6 मीटर हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t = 11 सेकंड पे। चलो तो भैया एक ट्रक है हमारे पास, इस ट्रक पे एक व्यक्ति खड़ा है, इसने यहाँ से एक पत्थर को ड्रॉप किया, ठीक है, जो कि 6 मीटर की हाइट। ये जो ट्रक है, ट्रक जो है कितना एक्सेलरेशन चल रहा है, a = 2 मीटर पर सेकंड इसका चल रहा है ना। तो टाइम t = 10 सेकंड पे गिराया, टाइम t = 10 सेकंड में आपने गिराया था, टाइम t = 10 सेकंड पे आपने गिराया था, है ना। तो देखो शुरुआत u = 0 से चलना शुरू करता है, एक्सेलरेशन इसको मिलता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो एक बात बताओ, t = 10 सेकंड पे ट्रक का स्पीड कितना है, तो सर v = 80, यानी हो जाएगा कितना, एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम कितना लगा आपने 10 का, यानी कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, मतलब स्पीड कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट। ठीक है भाई, 20 मीटर पर सेकंड का, सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ यार, 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड आ जाएगा, राइट है भाई। 20 मीटर पर सेकंड का इसके पास आ गया बच्चे लोग, स्पीड आ गया, ठीक।
10 सेकंड पे, ठीक। तो जैसे इसको आप लोग ड्रॉप करेंगे, जैसे ही आप लोग पत्थर को ड्रॉप करेंगे, है ना, ड्रॉप करने के बाद इसको तुरंत ही स्पीड मिल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड का, क्योंकि ड्रॉप कर दिया तो जो ट्रक का स्पीड था सेम स्पीड इसको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करा, व्हाट आर द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। देखो भाई t इज इक्वल टू 11, 10 सेकंड में आपने छोड़ा, यानी कि 1 सेकंड गिराने के 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद बोल रहा है, गिराने के 1 सेकंड बाद, क्योंकि 11 सेकंड मतलब गिराने के 1 सेकंड बाद ही, 10 सेकंड में आपने गिरा, 11 सेकंड पूछ रहे हो, तो देखो 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ये नीचे की ओर गिरना शुरू होगा। नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब क्या, नीचे की ओर भी कुछ ना कुछ स्पीड आया होगा। कितना आया होगा सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि शुरुआत में देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं था, एक्सेलेरेशन कितना लगेगा, 10 का लगेगा, और टाइम कितना लगेगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का आपके पास स्पीड है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये है अपने पास एक्स डायरेक्शन में अपने पास स्पीड आ गया कितना, 20 का, है ना। तो आप देख सकते हैं बच्चों 20 का स्पीड इधर है, 10 का स्पीड इधर है, 10 इधर है, 20 इधर है, तो इसका नेट निकाल सकते हैं आप सभी लोग। तो नेट जो निकलेगा, नेट स्पीड जो होगा आप सभी को पता है, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे लगते हैं तो होता है v स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा, दिस विल बी कम टू बी 10√5 मीटर पर सेकेंड, बच्चा लोग क्लियर है। चलिए उसके बाद आप सभी को कह रहा है कि, उसके बाद आप सभी को देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपको डायरेक्शन भी पूछा है ना, डायरेक्शन पूछा है, वेलोसिटी पूछा, वेलोसिटी मतलब ये देखो अपना स्पीड निकल गया, अब स्पीड के साथ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आप इसको, है ना, कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा था, ये एंगल कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 20/10, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिग्री, tan इनवर्स 2 डिग्री, ये हो जाएगा, है ना, ठीक है, इतने एंगल पे लग रहा है। चलिए उसके बाद क्या रहा है कि 11 सेकेंड पे व्हाट इज द एक्सीलरेशन, भैया जब तुमने फेंका इसको 11 सेकेंड पे, यानी कि गिरने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो v रहेगा, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो क्या रहेगा, v ही रहेगा भैया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v रहेगा, लेकिन वर्टिकल में जो एक्सीलरेशन रहेगा वो ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन रहेगा, यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा टाइम t इज इक्वल टू 11 सेकेंड पे, टाइम t इज इक्वल टू 11 सेकेंड में जो एक्सीलरेशन रहेगा वो g के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। कितना होगा एक्सीलरेशन, है ना, कि जब ड्रॉप किया जाता है तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा ना यार, जब तुमने ड्रॉप किया तो ड्रॉप करते के टाइम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स खत्म, ठीक है, ड्रॉप करते के टाइम पे हॉरिजॉन्टल फोर्स खत्म हो गया, जो कि एक ही, अब केवल इसके पास एक ही फोर्स बचता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बचता है, इसको वजह से ग्रेविटी लगेगी और इसकी वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे की ओर होगा, किधर होगा भाई, नीचे की ओर इसका डायरेक्शन होगा। कहानी समझ में आ गया, पूरी कहानी, ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है। चला जाए आगे, मज़ेदार क्वेश्चन था, एवरीवन जल्दी बताएंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, a bob of mass 0.1 kg hung from a ceiling of a room by string 2 meter long is set into oscillation. The speed of bob at its mean position is 1 meter per second. What is trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of the extreme positions and at its mean position? देखिए क्या रहा है कि एक छत से आपने एक रस्सी बांधा, रस्सी में एक आपने बॉब लटका दिया, इस बॉब को आपने दे दिया क्या, इस तरीके से मोशन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन में जो वेलोसिटी होता है चलो 0 होता है, और जो मीन पोजीशन होता है यहाँ पे वेलोसिटी आप सभी को दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये दे रखा है। चलिए तो कह रहा है कि जब रस्सी को काट दिया जाता है ना, जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एट वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, अब जब ये रस्सी को आपने काट दिया तो देखो जब रस्सी को आप लोग काटेंगे बच्चा लोग, है ना, जब रस्सी को आप लोग काटेंगे तो यहाँ पे इसका एक्स में कोई भी स्पीड नहीं है, स्पीड इसका 0 है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है जब आप रस्सी को कट करेंगे तो इसके पास इसके ऊपर केवल ग्रेविटी लगेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी स्पीड नहीं है। तो क्या आएगा बच्चों, ये बिल्कुल इसका पाथ जो होगा, इसका जो ट्रेजेक्टरी होगा, इसका जो पाथ होगा, इसकी जो रास्ता होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका सिंपल सा इसका पाथ हो जाएगा, राइट। लेकिन जब दूसरा कह रहा है कि जब इसके मीन पोजीशन में, जब ये मीन पोजीशन में, तब आपने रस्सी जब काटा तो आप लोग देख सकते हैं जब मीन पोजीशन पे होगा, चलो जब मीन पोजीशन पे होगा तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी होगा,
और जी नीचे भी लग रहा है, यानी आपको लगता नहीं है कि वो वाला केस याद है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, जब छत से हम लोग किसी चीज़ को ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ हो जाएगा ये, इसको ये बेसिकली ऐसे ऐसे गिरेगा ये, तो जिसका पाथ हो, क्योंकि देखो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है और नीचे की ओर भी फोर्स लग रहा है, यानी जो पाथ होगा इसका पैराबोलिक होगा। पाथ कैसा होगा बच्चों लोग, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा इसका √2u/g, ठीक है, या 2h/g, सॉरी 2h/g। ग्राउंड पे जो आने में जो टाइम लगेगा, हाँ नहीं सी √2u/g, ठीक है, ये हो जाएगा। एवरीवन क्लियर यहाँ तक बात क्लियर है। चलो चला जाए आगे, चला जाए आगे बच्चा लोग, जल्दी बताइए, चला जाए। ये 2h/g होता है ना सर, हाँ 2h/g होता है ये, ठीक है ठीक है 2h/g। तो हाइट आपको पता रहेगा तो आप लोग निकाल लेंगे कितना टाइम में जाकर के गिर जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। चला जाए आगे। टोटल 12 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखिए क्या है आप सभी की स्क्रीन पे। एक व्यक्ति है जिसका वजन है 70 kg, स्टैंड्स ऑन अ वेविंग स्केल इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग। देखो एक लिफ्ट है, ठीक, इस लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा है। कहाँ पे खड़ा है, एक वेविंग मशीन पे खड़ा है। ठीक, एक वेविंग मशीन जो कि कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है, पढ़ रहा है इसका वजन। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि इस वेविंग स्केल जो है, ये जो मशीन है, जो तराजू है, इसका वजन कितना होगा, मतलब ये कितना रीडिंग देगा, है ना, जब इसका वजन कितना भैया 70 kg है। ठीक है, इसका वजन 70 kg है तो अपने मास के बराबर, मतलब अपने वेट के बराबर इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कितना लगेगा 70g, यानी कि 700 न्यूटन। 700 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहा है। अभी मान लो लिफ्ट रुका हुआ है। चलिए, कह रहा है कि इन केसेस में क्या होगा, इसका रीडिंग क्या होगा, आप सभी को बताना है। ठीक है, पहला देखिए केस कह रहा है कि जब ये अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, जब ये लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की ओर जा रही है। भैया यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो मतलब, एक्सेलेरेशन जीरो मतलब इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है, इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है, केवल और केवल ग्रेविटी लग रहा है, जिसकी वजह से जो वेट, जो रीडिंग होगा बच्चा लोग, जो रीडिंग मैं बोलता हूँ, जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, सिंपल सा सर 700 न्यूटन के बराबर ही होगा, उसके वजन के बराबर ही होगा। अगला, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के डाउनवर्ड एक्सीलरेशन से जाती है, मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, तो आपको पढ़ाया था मैंने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। सूडो फोर्स क्या लगेगा, अगर लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन ऊपर की ओर लगा देगा। तो इस पर ऊपर नेट फोर्स देखा जाए तो नेट फोर्स अगर इसके ऊपर देखो बच्चों तो क्या हो जाएगा सर, 700 न्यूटन तो नीचे लग रहा है ना, उसमें से सर एम में, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन और 70 का मास, यानी 70 × 5, ठीक है, यानी हो जाएगा 350, यानी बचेगा 350। तो 350 न्यूटन का नेट फोर्स ही लगेगा, क्योंकि वजन इतना है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक्सेलेरेशन ऊपर, यानी कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, तो जो नेट फोर्स होगा वो 350 न्यूटन होगा। तो जो रीडिंग देगा, जो हमारा स्केल है, वो रीडिंग कितना देगा, 350 न्यूटन का। कितना रीडिंग देगा भैया, 350 न्यूटन का। समझ गया। चलिए, कह रहा है कि जब अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगला केस है कि जब ये ऊपर की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, जब ये ऊपर की ओर जा रहा है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से, तो इसके ऊपर जो अब सूडो फोर्स लगेगा, है ना, इसके जस्ट अपोजिट में, यानी कि इधर नीचे की ओर लगेगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन अब नीचे की ओर आ गया। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा, सी वाले केस में जो नेट फोर्स होगा, है ना, सूडो फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है और उसके साथ साथ इसका वजन भी नीचे की ओर लग रहा है। सूडो फोर्स कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना भैया 70, एक्सीलरेशन 5 का ही है और ये 700 तो है ही, तो कितना हो जाएगा ये 1050 न्यूटन। कितना, 1050 न्यूटन, यानी कि जो रीडिंग होगा बैलेंस का वो होगा 1050 न्यूटन। ठीक है, 1050 न्यूटन का रीडिंग बताएगा। व्हाट विल बी द रीडिंग इन ईच केस, है ना, तो तीनों केस में हमने रीडिंग बता दिया। अगला कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी।
जब अगले केस में क्या हुआ कि इसकी रस्सी जो थी लिफ्ट की टूट गई, अब ये ग्रेविटी से सीधे नीचे की ओर आ रही है। भैया ग्रेविटी से अगर सीधे नीचे की ओर आ रही है तो भैया इसका वजन तो नीचे की ओर लग ही रहा था। ग्रेविटी की एक्सेलरेशन से अगर नीचे की ओर आ रही है तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा जी के बराबर, यानी कि मतलब ऊपर की ओर लगेगा, है ना। सूडो एक्सेलरेशन लगेगा ऊपर की ओर, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं जो नेट फोर्स होगा ना यार, जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा सर m इंटू जी माइनस जी, जी नीचे जी ऊपर, यानी नेट फोर्स जीरो। यानी कि जो आर होगा, जो रीडिंग बताएगा वो जीरो हो जाएगा, कोई भी रीडिंग नहीं बताएगा, यानी कि वेटलेसनेस वाली कंडीशन हो जाएगी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी बच्चा लोग? वेटलेसनेस वाली कंडीशन हो जाएगी, कोई भी रीडिंग नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं आएगा? ठीक है, यानी कि तुम उड़ जाओगे। कहाँ उड़ जाओगे? लिफ्ट में तुम उड़ने लगोगे, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई भी फोर्स, मतलब तुम्हारे पैर जो हैं, अगर ग्रेविटी से गिर रहा है तो तुम्हारे पैर जो हैं लिफ्ट के तली को छोड़ देंगे, है ना। तुम्हारे पैरों के तली से आसमान, अरे धरती खिसक जाएगी। ठीक है भाई, इस कंडीशन में, और इसको हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस, और जा करके तुम ऊपर टकरा जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया कहानी? चलो अगले चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चला जाए भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहेंगे, सवाल लगाते रहेंगे एवरीवन, है ना। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फिगर सोच 4.16 जो है शो करता है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ शो करता है। आप एक बॉडी का जिसका मास है 4 kg, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी इज इक्वल टू टी लेस देन 0, टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड, एंड जब टी 0 और 4 सेकंड के बीच में है। उसके बाद इम्पल्स भी बताना है। चलो भाई बात करते हैं पहले वाले। जब टी लेस देन 0 है तब आपको बताना है फोर्स कितना होगा। देखो भाई टी लेस देन 0 मतलब इधर, यहाँ पे कोई इसके पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है? जल्दी बताएंगे सभी लोग, क्या इसके पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है सर। इसके पोजीशन में जब चेंज ही नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से देख सकते हैं आप सभी लोग, इसके पोजीशन में जब चेंज नहीं हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं क्या सर, इसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा मतलब सर इसमें कोई स्पीड नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई स्पीड नहीं होगा, कोई स्पीड नहीं होगा, कोई स्पीड नहीं है तो कोई वेलोसिटी नहीं होगा। यानी कि अपने पास जो है अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कवर अगर देखा जाए तो 0 है, डिस्टेंस कवर 0 है, वेलोसिटी 0 है, यानी कि एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, तो फोर्स जो होगा पार्टिकल पे वो भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो डेल्टा एक्स है बच्चा लोग वो खुद 0 है। विस्थापन जो हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो खुद ही 0 है ना। क्योंकि देखो भैया ये एक्स का ग्राफ है, यानी डिस्प्लेसमेंट खुद ही 0 बोल रहा है। अगला, जब टी ग्रेटर देन 4 सेकंड है, टी जब 4 सेकंड से ज़्यादा है, टी जब देखो 4 सेकंड से ज़्यादा है तो देखो फिर भी इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। देखो 3 सेकंड पे 3 मीटर पे जाकर के रुक गया, 3 मीटर पे जाकर रुक गया, फिर भी कोई पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है। तो अगेन डेल्टा एक्स अगेन यहाँ पे क्या है? शून्य है। डेल्टा एक्स शून्य है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? शून्य। एक्सेलरेशन शून्य तो फोर्स भी शून्य हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए अगला, जब ये 0 से 4 सेकंड के बीच में, जब ये 0 से 4 सेकंड के बीच में बचा लो तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो x है ये लीनियरली बढ़ रहा है ना। यानी कि इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो dv/dt है ना, सॉरी इसका स्लोप क्या हो जाएगा? dx/dt है ना। इसका स्लोप क्या होगा सर? जो dx/dt है वो कांस्टेंट है ना, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। dx/dt क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है। यानी कि वेलोसिटी क्या है भैया? कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन चेंज इन द टाइम, यानी कि ये भी हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में भी फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? शून्य है। आया समझ में कि नहीं आया भाई? आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताएंगे एवरीवन। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, चलिए बहुत अच्छा बात है। यानी कि तीनों के तीनों केस में फोर्स क्या है? 0 है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे लोग? हो गया, चला जाए अगले मतलब अगले पार्ट पे। ठीक है, अगला पार्ट देखिए कह रहा है कि इम्पल्स बताइए t = 0 सेकंड पे और t = 4 सेकंड पे आप सभी को इम्पल्स बताना है। तो इम्पल्स देखो क्या होता है? इम्पल्स सर होता है चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा p, यानी कि mv2 - v1। बोलो भाई होता है कि नहीं होता है सर? होता है सर, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा सर? ठीक है यार, अच्छी बात है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं टाइम t = 0 सेकंड पे, तो जो इम्पल्स होगा और डेल चेंज इन द मोमेंटम यहाँ पे देखा जाए तो देखो शुरुआत में इसका पोजीशन कितना? t = 0 सेकंड में पहले, मतलब t = 0 सेकंड से पहले क्या था? इसका वेलोसिटी शून्य था। कितना था? शून्य था। यानी कि अगर मैं देखूँ मास है ना, तो v1 कितना अभी? शून्य है। और v2 बताओ, v2 क्या होगा सर? इसका स्लोप dv/dt का,
अरे यार dx बाई dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx बाई dt, जो कि क्या हो जाएगा सर v वेलोसिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या होगा भाई, वेलोसिटी क्या होगा सर, वेलोसिटी हो जाएगा इसका स्लोप जो कि हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि आ गया 0.75 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो v2 है वो 0.75 है मीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम t = 0 पर पहले स्पीड था 0, बाद में स्पीड हो गया 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75 माइनस का 0, राइट। तो मास इंटू 0.75, मास कितना हो गया भाई, मास अपने पास है 4 का और ये हो गया 0.75, तो ये हो जाएगा भाई कितना 2.5 का, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना, सही है ना 2.5 कितना नहीं 2.5 3 होगा, ठीक है ना, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, ठीक है 3, यानी कि 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3 न्यूटन सेकेंड होगा ना, 3 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, 3 न्यूटन सेकेंड विल बी द आंसर। हाँ, तो t = 0 सेकेंड पे जो इम्पल्स आया वो था 3 न्यूटन सेकेंड का, कितना था बच्चा लोग 3 न्यूटन सेकेंड का। चलिए अगला है, कह रहा है कि जब t = 4 सेकेंड पे तब बताइए इम्पल्स, t = 4 सेकेंड पे आप सभी को इम्पल्स बताना है, ठीक है। तो देखो t = 4 सेकेंड की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से आप सभी लोग, t = 4 सेकेंड, यहाँ पे फिर से जो इम्पल्स होगा सर चेंज इन द मोमेंटम, यानी कि m v2 - v1 होगा, मास है 4 kg। अब देखिए बताइए यहाँ पे t = 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना है इसका, 0 है, क्योंकि पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, पोजीशन में चेंज नहीं है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और उससे पहले भी मैंने निकाला था कितना वेलोसिटी है 0.75 का, 0.75 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा ये 3 माइनस का 3 न्यूटन सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो इम्पल्स होगा वो -3 न्यूटन सेकेंड का होगा। आया समझ में, आ गया समझ में सभी को, है ना। तो इस कंडीशन में जो इम्पल्स होगा दैट विल बी -3 न्यूटन सेकेंड। समझ में आ गया बच्चा लोग, बताइए जल्दी एवरीवन, किसी को कोई डाउट, आराम से सोच लो, देख लो किस तरीके से सवाल करना है, सोचो जरा, सोचिए सभी लोग, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सोचो जरा, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत, बढ़िया है, सही चल रहा है ना, कर सकते हैं, इम्पल्स वगैरह निकालने समझ में आ रहा है किस तरीके से निकालेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ फिगर मिसिंग है शायद, चलिए बना देते हैं। 2 bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए पर, उसके बाद बी पर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केस में जो टेंशन होने वाला वो क्या होने वाला। देखो क्या है कि अपने पास एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, इसके ऊपर आपने एक 10 kg का मास रखा है, उसके बाद आपने एक 20 kg का मास रखा है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक रस्सी से, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपने फोर्स लगाया 600 न्यूटन का, किसके ऊपर, पहला केस में है जब ए के ऊपर है, ए के ऊपर जब आपने 600 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रस्सी में कितना तनाव आया वो पूछा है आपसे, रस्सी में कितना तनाव आया वो पूछा है। देखो यार टेंशन की जो डायरेक्शन होती है बंधे हुए एंड से हमेशा बाहर की ओर होती है, यानी टाइट एंड ये है तो इससे टेंशन किधर होगा, इधर की ओर, और इससे टेंशन किधर होगा, इधर की ओर, ठीक। चलिए अब देखा जाए ध्यान से, अगर आपको टेंशन टी पूछा है ना, तो अगर इसको मैं अगर पूरा एक सिस्टम मान के कंसीडर करता हूँ, इसको अगर मैं सिस्टम मान के कंसीडर करता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक्सीलरेशन ए से चल रहा होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सीलरेशन ए से चल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखा जाए बच्चों, आप सभी को पता है जो F = होता है ma, 600 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पूरे बॉडी पूरे सिस्टम को खींच रहा है, पूरा सिस्टम का वेट कितना है 20 10 30 इंटू ए, राइट। तो एक्सीलरेशन इस पर आ जाएगा चलो कितना 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सीलरेशन कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, राइट। अब आपको टेंशन टी पूछा तो किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। तो ये इसका बना लीजिए 10 का बना लीजिए, 10 का, इसके ऊपर इधर लग रहा है 600 न्यूटन का फोर्स और इसके पीछे लग रहा है टेंशन टी, और ये जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, राइट। इधर की ओर जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो 600 न्यूटन का फोर्स है ये सपोर्ट कर रहा है, एक्सीलरेशन में मदद कर रहा है, और जो टेंशन टी है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, = नेट फोर्स हो जाएगा। और नेट फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों, ma, यानी कि हो जाएगा 10 × a के बराबर, ठीक। अभी हो गया 600 माइनस
10 ए को इधर लाइए, 10 इंटू एक्सेलरेशन आपने निकाला है 20 का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टेंशन टी। तो टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 600 में से 200 जाएगा तो ये हो जाएगा 400 न्यूटन। कितना आ जाएगा 400 न्यूटन। यानी कि पहले केस में रस्सी में तनाव कितना है 400 न्यूटन। समझ गए सभी लोग, किसी कोई दिक्कत बोलिए जरा, ठीक है एवरीवन। चलो अगला केस कह रहा है कि जब यही 600 न्यूटन का फोर्स बी पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है बी पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 kg और ये हो गया अपने पास 20 kg। अब ये 600 न्यूटन का फोर्स इनके बीच लगा दिया और इनके बीच का टेंशन ये है, मतलब इधर टेंशन टी लग रहा है और इधर टेंशन टी लग रहा है। तो फिर से अगर आप इसको पूरा एक सिस्टम मान के कंसीडर करते हैं, इसको एक पूरा सिस्टम मान के कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसका पूरा एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। एक्सेलरेशन सेम आएगा जो कि पिछले केस में आया था। कितना हो जाएगा 600 डिवाइड बाई टोटल मास, है ना, F/m 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। अब किसी भी एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, किसी की बना लीजिए। चलिए इसका बना लेते हैं इस बार। ये हो गया 10 kg पर टेंशन इधर लग रहा है और इसके पास पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और इसके पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है इसके पास भैया कितने का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कितने का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ज़रा देखें, जो टेंशन होगा बच्चा लोग, ये 10 kg का जो टेंशन होगा किसके बराबर होगा, क्योंकि नेट फोर्स है नहीं, तो मतलब पीछे का फोर्स कुछ है नहीं, तो टेंशन इज इक्वल टू एम हो जाएगा 10 इंटू ए, 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना 20, यानी हो गया 200 न्यूटन। यानी कि इस कंडीशन में जो टेंशन आया बच्चों 200 न्यूटन आएगा, राइट। अगर आप इसका ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो भी आपका 200 न्यूटन आएगा। देखिए इधर लग रहा है 600 न्यूटन, इधर आपका टेंशन टी है और ये जा रहा है एक्सेलरेशन कितना से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिखो जरा सर, 600 न्यूटन से आगे बढ़ रहा है, टी उसका विरोध कर रहा है, यानी 600 माइनस टी इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये 20 kg का, तो 20 इंटू ए, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। तो जो टेंशन निकलेगा 600 में से 400 घटा दीजिए तो हो जाएगा चलो कितना 200 न्यूटन। बोलिए कितना टेंशन हो जाएगा भाई, टोटल टेंशन कितना हो जाएगा 200 न्यूटन का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। देखो किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आंसर सेम आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। जल्दी बताइए सभी लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ चला जाए आगे। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चला जाए भाई। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 4.16 क्वेश्चन कह रहा है कि आप सभी की स्क्रीन पे कि 2 masses ऑफ 8 kg and 12 kg आर कनेक्टेड at the 2 ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley, ठीक है। Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released, ठीक है भाई। देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक पुली बना लीजिए। पुली कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने एक एंड पे आपने कितना 8 kg का और दूसरे एंड पे आपने 12 kg का क्या लगा रखा है, रस्सी लटका, मतलब 12 kg का वजन रखा है। जब इनको आप छोड़ देते हैं तो आप सभी को पता है बच्चों 12 kg नीचे जाएगा और 8 kg ऊपर जाएगा और इनमें कुछ ना कुछ टेंशन टी आएगा, कुछ ना कुछ टेंशन टी आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो कर लीजिए। इसका एक्सेलरेशन आप लोग निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ आप सभी को। एक्सेलरेशन का शॉर्टकट तरीका मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ मैं आप सभी को। जो सपोर्ट फोर्स कर रहा है, सपोर्टिंग फोर्स में से अपोजिंग फोर्स घटा दीजिए। अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स में से क्या घटा दो भैया, अपोजिंग फोर्स घटा दो, डिवाइड बाई टोटल मास कर दीजिए, टोटल मास, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो मैं फ्री बॉडी डायग्राम से भी निकाल के बता दूंगा आप सभी को, वैसे भी एक शॉर्टकट तरीका निकालने को वो मैं बता रहा हूँ। सपोर्ट देखो, अब चूंकि 12 kg नीचे जा रहा है और 8 kg ऊपर जा रहा है, तो ये 8 kg बोलेगा भैया मेरा भी तो वजन है ना, वो भी चाहेगा कि भैया हम नीचे जाना चाहेंगे, राइट। तो 8 kg को से विरोध होगा, 12 kg की वजह से क्या होगा, सपोर्ट होगा। यानी कि सपोर्टिंग फोर्स कितना लग रहा है 12G इधर, और इधर कितना लग रहा है 8G का फोर्स लग रहा है, यानी कि 12G माइनस 8G अपॉन में टोटल मास कितना हो जाएगा 12 और 8 20, ठीक है। 12 में से 8 का 4, G का वैल्यू 10 है, डिवाइड बाई 20, 4 5 20, 5 2 10, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके टेंशन निकाल दीजिए। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 kg वाला को देखो, तो 8 kg देखो इसका वजन नीचे लग रहा था 8G और इसके ऊपर टेंशन T लग रहा था ऊपर और ये जा रहा था ऊपर एक्सेलरेशन A से, यही तो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो लिख लो टेंशन T माइनस 8G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8A, बोलो ठीक है।
अरे टेंशन माइनस जो अपोज कर रहा है फोर्स वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 8g प्लस ए हो जाएगा। बोलिए भाई ठीक है क्या? चलिए 8 हो गया, g की वैल्यू कितनी है 10, एक्सेलरेशन अभी जस्ट आपने निकाला 2 आ गया था, है ना, 2 आ गया तो हो जाएगा 10 2 12 8 96 यानी 96 न्यूटन। जो टेंशन आ गया कितना आ गया बच्चे लोग? 96 न्यूटन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कर सकते हैं एवरीवन? ठीक है बच्चे लोग, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, डरने वाला बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चला जाए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि एक न्यूक्लियस इज एट अ रेस्ट इन अ लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेबोरेटरी में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है जो कि रेस्ट पे है। सो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो कह रहा है कि अपने पास एक न्यूक्लियाई है, ये ब्रेक हो गया 2 डॉटर न्यूक्लियाई में, तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि अगर ये इधर जा रहा है तो दूसरा वाला इधर जाएगा, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, देखिए आप सभी को पता है कि इनिशियली न्यूक्लियस अपना रेस्ट पे है। न्यूक्लियस रेस्ट पे यानी इनिशियली अगर मैं बात करता हूँ तो अपने पास वेलोसिटी शून्य है। अगर वेलोसिटी 0 है शुरुआत में तो इनिशियली मोमेंटम क्या होगा? शून्य होगा, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? शून्य होगा। अब ये ब्लास्ट होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। क्या इसके ऊपर मैंने हथौड़ा लगाया था? क्या हथौड़ा लगाकर मैंने इसको ब्रेक किया है? क्या नहीं, ये अपने इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेक हुआ है। ठीक, इंटरनल फोर्स की वजह से ब्रेक हुआ है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो जो मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल शून्य है, क्योंकि इंटरनल अपने अंदर की जो भी हलचल हो रही है उसकी वजह से टूटा है ना। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए भाई? फाइनल मोमेंटम भी अपने पास शून्य होना चाहिए। इसका मैंने मान लिया स्पीड m1, सॉरी इसका मास m1, वेलोसिटी v1, इसका m2 वेलोसिटी v2। तो देखो फाइनल जो मोमेंटम होगा, अब ब्रेक होने के बाद ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं इधर उधर मूव करेंगे, स्पीड कुछ ना कुछ होगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2, दिस शुड बी इक्वल टू ऑल्सो 0। इसको मैं वेक्टर में लिख देता हूँ। ठीक, तो जो v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस m2 बाई m1 इंटू v2 वेक्टर। तो आप लोग देख सकते हैं जो v1 वेक्टर है बच्चों वो k टाइम्स माइनस का v2 वेक्टर, यानी कि अगर v1 और v2 का डायरेक्शन देखा जाए तो अपोजिट है। दिखा क्या? दिख रहा है ना, v1 इज इक्वल टू माइनस k इंटू v2 है। अगर v1 इधर जाएगा तो v2 अपोजिट में जाएगा। माइनस मतलब यही बता रहा है आप सभी को। क्लियर हो गया बच्चा लोग? समझ में आना पूरी कहानी? कोई दिक्कत यहाँ तक? जल्दी बताएंगे सभी लोग। कोई दिक्कत है? हो जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। ठीक है, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। दो बॉल हैं, दोनों का वजन बराबर है 6 मीटर पर सेकंड से, और ये भी 6 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की ओर जा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों क्या हो गए? टकरा गए। दोनों क्या हो गए? टकरा गए। टकराने के बाद क्या हो गया? ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। ठीक है, सेम स्पीड चला गया, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। तो जो इम्पल्स आपसे पूछा है, तो इम्पल्स क्या है सर? इम्पल्स इज बेसिकली सर चेंज इन द मोमेंटम mv2 माइनस v1। ठीक, mv2 माइनस v1, तो mv2 कितना हो जाएगा? पहले मान लो कि इधर 6 से जा रहा था, इधर गया इधर का स्पीड कितना हो जाएगा? -6, यानी 6 से जा रहा था, सॉरी मतलब ये जो v2 हो गया, v2 अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं शुरुआत में v1 अगर लिखता हूँ, मैं शुरुआत में टक्कर से पहले स्पीड कितना था? एक पहले किसी भी एक का बात कर लो, टक्कर से पहले 6 था, टक्कर के बाद देखो इधर जाएगा यानी -6 हो गया। ठीक, तो हो जाएगा m इंटू -6 और v1 कितना है? 6, तो अगर -12 इंटू मास कितना है? 0.05, 12 25 60 हो जाएगा क्या? यानी कि -6 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स आ जाएगा। -6 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स आ जाएगा। -6 सही है क्या? 12 25 60 नहीं, ठीक है 0.6 आएगा। राइट, कितना आएगा? 0.6 आएगा। ठीक है, 0.6 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स आएगा यहाँ पे। क्लियर है? और दोनों इम्पल्स, अब इसके ऊपर इम्पल्स की बात कीजिए, इसके ऊपर जो इम्पल्स होगा ये पहले वाले के ऊपर होगा,
और दूसरे वाले की इम्पल्स होगा प्लस 0.6 मीटर पर सेकंड का, न्यूटन सेकंड का सॉरी। तो दोनों में जो इम्पल्स होगा है ना, व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच ड्यू टू द अदर, तो दोनों पे जो इम्पल्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझ गया एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक बात? आसान सवाल था। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। ठीक है, तो देखो यार, कह रहा है कि मान लीजिए कि अभी अपने पास बंदूक था। बंदूक कैसे बनेगा यार? बंदूक बन जाएगा। ठीक है, ये बंदूक है अपने पास भाई साहब। ठीक है, ये बंदूक है। ठीक है, अब इस बंदूक की बात किया जाए तो बंदूक में अभी बंदूक का मास दे रखा है। यस, बंदूक का मास है 100 kg और जो इसके अंदर जो गोली भरा हुआ है उसका मास है 0.02 kg, है ना। तो अभी शुरुआत में बिल्कुल बंदूक रखा हुआ, अभी हमने कर दिया फायर। फायर करने के बाद जो गोली था, फायर करने के बाद जो गोली था चलो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया। तो कह रहा है कि ये जो बंदूक है कितने स्पीड से पीछे की ओर जाएगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, समझ गए? चलो, अभी जब बंदूक चलाने से पहले सब कुछ रेस्ट पे था, तो बंदूक चलाने से पहले जो इनिशियल मोमेंटम था वो 0 था और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हमने बंदूक मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, इंटरनल फोर्स से आगे बढ़ाओ। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने पास जो है चलो कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने की वजह से क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा दैट विल ऑल्सो बी 0। फाइनल मोमेंटम मतलब सर गोली का मास इंटू गोली का स्पीड प्लस बंदूक का मास, गन का मास इंटू गन का स्पीड शुड बी इक्वल टू 0। गन का स्पीड आपसे पूछा है, ये हो जाएगा -mv/mg। ठीक है, m कितना है 0.02 और ये है अपना 100 kg इंटू बंदूक का कितना हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा 80, एक 0 से एक 0 गया, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, यानी हो जाएगा 0.016 हो जाएगा भाई। बोलो 0.016 मीटर पर सेकंड माइनस का मतलब कि माइनस इसलिए बता रहा है, माइनस मतलब ये बता रहा है कि अगर बंदूक मतलब गोली आगे की ओर जा रही है तो बंदूक जो है पीछे की ओर जाएगा। ठीक, तो 0 पॉइंट या फिर इसको लिख सकते हैं आप सभी लोग माइनस का 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतने के रिक्वायर्ड स्पीड से वो पीछे जाएगा, इतने के रिक्वायर्ड स्पीड से वो पीछे की ओर उसको धक्का लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक बैट्समैन है डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाई एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। मतलब समझ लो कि यहाँ पे बैट है और मान लीजिए कि बॉल ऐसे आया, इसने क्या किया, बॉल को इसे 45 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब ऐसे मारा कि 45 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर है? चलो ये मान लिया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड। इम्पल्स क्या होता है बच्चों? चेंज इन द मोमेंटम। तो चेंज इन द मोमेंटम निकाल लीजिए आप सभी लोग, मोमेंटम चेंज निकाल दीजिए। देखिए स्पीड में देखो कोई चेंज हो रहा है क्या? स्पीड में देखो कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ ऐसे मान लीजिए, तो अभी 45 डिग्री को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। 45 डिग्री को अगर मैं मिटा करके आप सभी के स्क्रीन पे इसको मैं बोल देता हूँ 22.5 डिग्री और इसको भी मैं बोल देता हूँ 22.5 डिग्री। ठीक, तो देखो एक कंपोनेंट इसको यू से इसको आया था, यू से आया था, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये इधर गया, ये इधर गया, है ना। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, राइट। और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा। मतलब तुम देख सकते हो कि वाई में तो कोई चेंज नहीं है स्पीड में, वाई की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ठीक, चेंज किस में है? एक्स में। यू कॉस थीटा से आया और गया भी किससे? यू कॉस थीटा से। यानी कि चेंज इन द मोमेंटम की बात करूं मैं बच्चा लोग, तो मास इनटू इनिशियल फाइनल कितना हो गया माइनस के यू कॉस थीटा, क्योंकि इधर जा रहा है, और इनिशियली में किधर था? इधर की ओर। कितना था? यू कॉस थीटा ही था। तो हो जाएगा -2mu कॉस थीटा हो जाएगा क्या, दिस विल बी -2mu कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कितना हो जाएगा -2mu कॉस थीटा, क्योंकि यू कॉस थीटा से आया और यू कॉस थीटा से गया, बस डायरेक्शन बदल करके। चलिए, तो -2 मास दे रखा सभी को कितना भाई 0.15,
स्पीड देखिए भैया आप 54 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल लेंगे आप लोग किस में, मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा 5 3 15 है ना, 5 और थीटा cos 22.5 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 15 × 15 होता है 225, यानी कि 2.25 × 2 भी कर लीजिए, cos 22.5 डिग्री का मान निकाल लिया जाए। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गया भाई 0.92 आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आप 2.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इसमें आप 2.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लगभग आ जा रहा है माइनस का 4.16 न्यूटन सेकेंड। यानी कि आप सभी के पास इतना हो जाएगा क्या, दिस विल बी बच्चा लोग क्या, दिस विल बी सर अपने पास इम्पल्स की अगर मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो सर इम्पल्स जो लगा इसके ऊपर 4.16 न्यूटन का इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स लगता है। कहानी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? बढ़िया सवाल था, मज़ेदार सवाल था, तगड़ा सवाल था, है ना, आना चाहिए आप सभी को करने, है ना, सीखे कुछ, सीखने को कुछ मिला बच्चा लोग, है ना, बढ़िया सवाल था, सीखने को कुछ मिला होगा, जरूर मिला होगा, है ना, बढ़िया सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पे कह रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास है 0.25 kg, इज टाइड टू एन एंड ऑफ स्ट्रिंग विच वर्ल्ड अराउंड इन सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट के, सॉरी, है ना। तो जो ओमेगा दे रखा है आपको 40 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन अपॉन में मिनट को सेकंड में बदल लो, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा भाई 1 0 से 0 गया, 2 3 6, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड का स्पीड है इसके पास। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा सर, टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है mv²/r होता है क्या, बोलिए, mv²/r यही तो टेंशन होता है। चलो तो देखो क्या कह रहा है, कितना हो जाएगा, मास कितना है 0.25, स्पीड कितना हो जाएगा, v स्पीड हो जाएगा सर mv²/r, या फिर हम लोग जानते हैं mr ओमेगा स्क्वायर होता है, क्या होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ये भी तो होता है फॉर्मूला। रेडियस कितना है 1.5, ओमेगा सर 4 पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक। सॉल्व किया जाए इसको तो हो जाएगा 4 चौके 16 पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 1.5 इंटू 1/4, ये होगा 6 बार में, ये होगा 4 बार में, यानी कि 2/3 पाई स्क्वायर, 2/3 पाई स्क्वायर निकाल लो भाई, 2/3 पाई स्क्वायर की वैल्यू, पाई स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 3, लगभग आ गया 6.6 न्यूटन, कितना आ गया 6.6 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, ये होगा 6.6 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन, ठीक है। जब आप रस्सी को 40 रिवोल्यूशन पर मिनट के एंगुलर स्पीड से आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहे हो तो टेंशन की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा अगला कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी वर्ल्ड अराउंड, है ना, वर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम ऑफ 200 न्यूटन का टेंशन, मतलब टेंशन इसको 200 न्यूटन का दिया जा सकता है, तो बताइए कितना मैक्सिमम स्पीड से घुमाना चाहिए था। ये हो जाएगा mv मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई r रेडियस। तो v मैक्स क्या हो जाएगा सर, v मैक्स हो जाएगा 200 न्यूटन इंटू रेडियस आपने बोल दिया सर 1.5 बोल ही दिया है, रेडियस आपने कितना बोला है 1.5, है ना, रेडियस हो गया भाई कितना 1.5 का रेडियस हो गया, 1.5 डिवाइड बाय मास कितना भाई 0.2 यानी 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ देखा जाती हो जाएगा 200 इंटू 1.5 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा अंडर रूट 1200 का अगर आप लोग अंडर रूट लेते हैं बच्चों लोग, अगर आप लोग अंडर रूट लेते हैं 1200 का तो ये आ गया 34.64 मीटर पर सेकेंड, 34.64 मीटर पर सेकेंड के मैक्सिमम स्पीड से आप लोग इसको घुमा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको एंगुलर स्पीड पूछता है इसमें तो आपने ओमेगा क्या हो जाएगा v/r हो जाएगा, v आपने देखा 34.64 और रेडियस आप सभी के पास कितना है, रेडियस कितना है सर 1.5, तो 1.5 से डिवाइड भी कर दो इसमें, 34.6 कितना था 34.64 में डिवाइड कर दो रेडियस 1.5 से, तो ये आ जाएगा 23.09 रेडियन पर सेकेंड का स्पीड आ जाएगा। अगर ओमेगा पूछा है तो ओमेगा भी निकल जाएगा, अगर
रिवोल्यूशन में पूछे तो रिवोल्यूशन में क्या करोगे, रिवोल्यूशन में आप 2 पाई से और डिवाइड कर दोगे, यू विल डिवाइड इट विथ 2 पाई मोर, 2 पाई तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे 2 पाई से अगर इसको डिवाइड करते हैं 23.09 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड कर दिए उसके बाद पाई से डिवाइड कर दिए तो ये लगभग आ जाएगा 3.67 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। समझ लो पर सेकेंड तुम लोग इतना रिवोल्यूशन दे सकते हो। अगर पर मिनट की बात करें, पर मिनट यानी कि 60 से और गुणा कर दीजिए, यानी कि 220.5 रिवोल्यूशन पर मिनट दे सकते हो भैया, है ना। 40 रिवोल्यूशन पर मिनट में आपका टेंशन आया 6.6 न्यूटन का, है ना। अगर 200 न्यूटन का टेंशन अगर सह सकता है तो आप लोग 220 रिवोल्यूशन पर मिनट दे सकते हो। इसको आया समझ में, कहानी क्लियर है एवरीवन, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ इन एक्सरसाइज 4.21 द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू जो था उससे आपने मतलब आपने स्पीड को क्या कर दिया, उससे आपने स्पीड को भैया बहुत तेजी से बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा कर दिया, है ना, यानी वी को भी कर दिया वी मैक्स से। तो कह रहा है कि तो क्या होगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, रस्सी ब्रेक हो जाएगा, सही बात है। और विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो देखो सर्कुलर मोशन करता है कोई बॉडी, मान लीजिए यहाँ पे टूटा तो इसका स्पीड किधर होगा, यहाँ पे। अगर यहाँ पे टूटा इसका स्पीड किधर होगा, इधर। अगर यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे स्पीड इधर होगा, और यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे स्पीड इधर होगा, है ना, दिख रहा है सभी को। किसी भी पॉइंट पे टूट सकता है ये, किसी भी पॉइंट पे टूट सकता है ये। तो देखो कह रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा टूटने के बाद, ये पत्थर किधर जाएगा, तो भैया पत्थर टेंजेंशियली अपने स्पीड के डायरेक्शन में जाएगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द स्टेंड स्ट्रिंग ब्रेक्स। ठीक है, तो जैसे ही रस्सी टूटेगा जो पत्थर है वो टेंजेंशियली आगे निकल जाएगा, अपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से आगे निकल जाएगा भाई साहब, गया, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा वो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर भाई, समझ गया। चलिए नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बच्चा लोग देखिए क्या कह रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। देखो बच्चों, जब एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, हम लोग धरती पर चल क्यों पाते हैं, हम लोग धरती पे इसलिए चल पाते हैं क्योंकि जब हम लोग धरती पे कदम रखते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं, तो धरती भी हमें उल्टा फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, राइट। अब बात करिए स्पेस की, स्पेस में देयर इज़ नो ग्रेविटी, देयर इज़ नो, मतलब ग्रेविटी तो है लेकिन आप जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे आपको ग्रेविटी नहीं मिल रहा है ना, सपोर्ट नहीं मिल रहा, यानी कि आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो आपको कोई रिएक्शन मिलेगा नहीं आगे आगे बढ़ने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी तरीके से जो घोड़ा है, घोड़ा को बच्चों आप लोग देखा जाए तो घोड़े को देखा जाए तो बेसिकली ये जो होगा ये आगे इसलिए नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इसको ज़मीन से रिएक्शन नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है बच्चों इनर्शिया ऑफ उसका लगेगा, रेस्ट का इनर्शिया लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्पेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, स्पेस में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो बॉडी रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही बना रहेगा ना, लॉ ऑफ इनर्शिया से, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, क्लियर है, इसलिए नहीं मूव कर सकता, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं आप लोग, या फिर कुछ और भी कह दीजिए, कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगला, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन द स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। देखो यहाँ पे भी आ जाता है बच्चों इनर्शिया मोशन का कॉन्सेप्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। जब बस चल रहा है तो आप किस में बच्चों, मोशन में है। अब जैसे ब्रेक रुका, आपका शरीर इनर्शिया मोशन की वजह से क्या है, मोशन में बना रहना चाहेगा, लेकिन अचानक से बस रुकी तो आपका शरीर चाहेगा आगे बढ़ना, तो बस रुकने के बाद क्या होगा, आपको आगे की ओर धक्का मिलेगा क्योंकि आप आगे की ओर जाना चाहेंगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप बैठे हैं सीट के ऊपर, आप सीट के ऊपर बैठे हैं, आपका पैर किससे, बस से कनेक्टेड है ना, लेकिन आपका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है टॉर्सो, ये आपका बस से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे बस चल रही थी आपका पैर पूरा, आपका पूरा बॉडी मोशन में था बस के साथ, लेकिन जैसे ही भैया हमारा बस रुका, आपका नीचे वाला पोर्शन, आपका पैर वाला पोर्शन रुक गया, लेकिन आपका जो शरीर था वो मोशन में ही था,
भैया नीचे रुका है, ये मोशन में तो आपको लगता नहीं कि आगे फिर चला जाएगा, भैया नीचे वाला रुका, ये आगे फिर चला जाएगा, है ना, समझ में आ गई नहीं है, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो। अगला, इट इज़ ईजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट, ठीक है। तो अपने पास एक मान लीजिए बॉक्स है, इसको पुल करना आसान है एज कंपेयर टू इसको पुश करके आगे ले जाना। देखो बच्चों, जब पुल करोगे इसको, जब तो इसका वजन नीचे लग रहा है mg और इसकी वजह से ऊपर की ओर आ रहा है नॉर्मल। जब आप इसको आप पुश करेंगे, इसको जब आप पुल करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इसका फोर्स का इधर आएगा। ये हो गया एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट। जब इसके पास फिर से mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, जब आप इसको पुश कर रहे हैं तो एक कंपोनेंट इधर होगा पैरेलल और एक कंपोनेंट देखो इधर होगा, क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा परपेंडिकुलर। इस कंडीशन में जो नॉर्मल फोर्स जरा निकालिए, तो आप सभी को वर्टिकल फोर्स बैलेंस करो जरा, नॉर्मल प्लस एफ एल इज इक्वल टू क्या, एफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम जी। तो जो नॉर्मल फोर्स होगा क्या होगा, एम जी माइनस एफ एल, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा सर, ऊपर की ओर फोर्स केवल एन है, नीचे की ओर फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ एल। तो आप लोग देख सकते हैं इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है, इस केस में जो नॉर्मल फोर्स है यानी कि जो इफेक्टिव वेट है, जो इस ब्लॉक का जो इफेक्टिव वेट है वो घट गया, है ना, ये वेट घट गया, ये थोड़ा सा कम वजन फील करेगा। जब इसको आप खींचेंगे ना, तो एक कंपोनेंट हमारा खींचने वाला एक कंपोनेंट इसको ऊपर की ओर भी खींचेगा, तो ये थोड़ा सा हमको हल्का फील होगा, ये बॉडी हमको हल्का फील होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल देखिए घट गया। अगर नॉर्मल 0 हो जाता तो ये उड़ जाता, है ना, उड़ जाता, धरती से कांटेक्ट छूट जाती है इसका, ठीक। लेकिन इस केस में देखिए नॉर्मल बच्चों वेट में कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ गया। इस केस में जो वेट में कुछ फोर्स और ज़्यादा बढ़ गया अपना, इसकी वजह से क्या होगा, अब हमें बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको आगे की ओर मूव कराने के लिए। समझ में आया, अपने को बहुत ज़्यादा फोर्स, क्योंकि वेट में देखो कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट जुड़ गया, तो जो नॉर्मल है बढ़ गया, है ना। जब धक्का लगाओगे तो ये इसका इफेक्टिव वजन जो होगा वो बढ़ जाएगा, नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि अ क्रिकेटर मूव्स द हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। देखो होता क्या है कि जैसे बैट से बैट्समैन उसने बॉल को मारा होगा, बॉल के पास बहुत तेज़ी से स्पीड होता है, बॉल के पास क्या होता है भाई, बहुत तेज़ी से स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, राइट। बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा क्या उसके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, राइट। तो आप सभी लोग पता है, जब अगर सीधे कैच कर लेता, ऐसे कैच कर लिया इसने, है ना, सीधे कैच कर लिया, तो उसको बहुत तेज़ी से चोट लगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, राइट, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, ठीक। लेकिन अगर उसने क्या किया, अगर उसने कैच ऐसे किया, है ना, उसने हाथ को पीछे कर खींचा, मतलब उसने क्या किया, बॉल को रेस्ट पे आने के लिए उसने कुछ टाइम दिया, आपने बॉल को रेस्ट पे आने के लिए आपने कुछ टाइम दिया, यानी कि टाइम आपका बढ़ गया, टाइम आपका क्या हो गया, बढ़ गया, टाइम आपका बढ़ गया, तो क्या होगा, इम्पल्स जो था बच्चों हमारा, इम्पल्स घट जाएगा, क्योंकि चेंज इन द मोमेंटम जो हुआ, आप सभी लोग देख सकते हैं, जो चेंज इन द मोमेंटम हो रहा है यही तो होता है इम्पल्स, ठीक है। चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। और फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है सर चेंज इन द मोमेंटम अपॉन में डेल्टा टाइम टी। तो भैया जितना टाइम टी जितना बढ़ेगा, जितना टाइम ज़्यादा रहेगा, जितना टाइम ज़्यादा दोगे तुम, उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे कम लगेगा, मेरे हाथ पे चोट उतना कम लगेगा। क्योंकि देखो स्पीड पहले मोमेंटम बहुत ज़्यादा थी, बाद में मोमेंटम शून्य हो गया, क्योंकि लोगने के बाद गेंद जो है कैच करने के बाद गेंद जो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, तो मोमेंटम क्या होगा, 0 हो गया बाद में, शुरुआत में बहुत ज़्यादा था। तो जितना तुमने टाइम दोगे, जितना तुम ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे हाथों के ऊपर कम फोर्स लगेगा, कम चोट लगेगा, इसीलिए उसको हम लोग पीछे की ओर खींच लेते हैं, राइट है। क्लियर है एवरीवन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों खत्म होता है टोटल ऑफ 23 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही अच्छे थे, तो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे ही सेशन के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो वीडियो को, बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मज़ा ज़रूर आएगा, है ना भाई। चलो भाई, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।